सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। मैं वंदना चौधरी शब्द वीणा के केंद्रीय पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम के इस सुंदर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हिंदी साहित्य में कविता की मौलिकता का उद्घोष करने वाले श्री अरविंद पथिक जी हैं, जो कि साहित्य की मौलिकता और उसकी सच्चाई की पथ को आगे बढ़ाने वाले कह सकते हैं कि एक इस तरह के इंसान जो कि अपने दृढ़ संकल्प से हिंदी साहित्य के इस क्षेत्र को कहते हैं कि साफ करने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं और हम उनका साथ देते हैं और उनकी इस मुहिम में हम उनके साथ हैं कि आप आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं चाहे कितनी भी कठिनाइयां सामने आए। और पथिक जी दिल्ली में रहते हैं और आप वैसे इनको जानते होंगे क्योंकि बहुत ही कहते हैं ना कि दृढ़ विचार वाले और मजबूत व्यक्तित्व के इंसान हैं। और इन्होंने अपने परिचय में बहुत कम लिखा है, क्योंकि अपने बारे में क्या बोलना, लेकिन फिर भी इनके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे देती हूँ, क्योंकि इनको मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं साहित्य में। इनकी जो कविता संग्रह है, मैं अंगार लिखता हूँ और अक्षांश अनुभूतियों के क्यों लिखूं, बस थोड़ा आशीष चाहिए, और महाकाव्य बिस्मिल चरित। इस पर थोड़ा सा बात करूंगी मैं अरविंद जी आपसे। और व्यंग संग्रह है जुगाड़ तकनीक के विविध आयाम, उपन्यास अंधेरे कोने facebook.com, संपादन आकाशवाणी के हिंदी सेवी में, और सम्मान राष्ट्रीय युवा कवि सम्मान, साहित्य श्री सम्मान और विभिन्न संस्थाओं द्वारा शताधिक सम्मान और पुरस्कार। और इनकी जो एक पत्रिका है जो अभी नई शुरू हुई है, साहित्य सप्तक, ये इसके प्रधान संपादक भी हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सुंदर पत्रिका के लिए पथिक जी, जो कि हम कोशिश करते हैं कि इस पत्रिका में मौलिक कविताएं और सच्ची कविताएं हों। और आपका ये जो कदम है साहित्य सप्तक के लिए, मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो धन्यवाद जी जी। आपके श्रोताओं को मैं अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो आपने साहित्य में मौलिकता की बात कही है, मुझे लगता है कि मेरा ही नहीं, आपका भी और हर ईमानदार रचनाकार का की पीड़ा है, उसे एक स्वर देने की कोशिश मैंने की है। और आप जैसे तमाम ईमानदार रचनाकार से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है शब्द बीड़ा का मंच भी मौलिक रचनाकारों का ही मंच है, और इस मंच पर आकर मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया। आपका और आपके श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। बिल्कुल अरविंद जी। और ये शब्द वीणा संस्था जो है वो उसकी जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी, जो बिहार गया में है, और वहां पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छे से संगीत, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और आप यकीन मानिए कि 1 साल अभी इस संस्था को 30 मार्च को हुआ है, और 22 जिलों में 13 राज्यों में अपनी संस्था को इन्होंने स्थापित किया है और लगातार कार्य कर रही हैं। बिल्कुल हम उनके साथ हैं। और सत्यम शिवम सुंदरम का जो भाव है, हम सभी जानते हैं कि काव्य की सुंदरता सत्य, शिव और सुंदर के साथ ही होती है। और जो कविता, जो साहित्य सत्य है, सुंदर है और साहित्य की परपाटी से, साहित्य के आधार से जुड़ा होता है, वो जरूर सुंदर होता है। हम सभी जानते हैं कि एक रचनाकार का जो दायित्व है वो समाज के लिए और साहित्य के लिए और सच्चाई भरा होना चाहिए। और इसी सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ पथिक जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे समाज के प्रति। और साथ ही मैं अभिनंदन कर देती हूँ अजय मिश्र जी का, जो कि अजय मिश्र दबंग जी हैं, जो वो इनके साथ ही इस मुहिम में साथ हैं। आदरणीय सुनीता शानू जी हैं, और हमारे साथ रश्मि प्रियदर्शनी जी हैं। सारे लोग जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे और बाकी के लोग जुड़ेंगे। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे का आह्वान करती हूँ इस मंच पर कि वो
इस मंच पर आकर हमें अपना आशीर्वाद दें। और आज की सरस्वती वंदना भी मेरी कुछ ऐसी है पथिक जी, कि जो जी स्वागत। सच्चाई के साथ लिखने की ताकत देती है। माँ शारदे से हम विनती करते हैं कि हमारी कलम चले और हम साहित्य में अपना जो भी योगदान दे रहे हैं, चाहे वो साहित्य के लिए हो, समाज के लिए हो, हमारी कलम सच्चाई के लिए उठनी चाहिए, चाहे भले ही कोई कितना भी विरोध करे इस चीज का। ये एक कवि का और एक लेखक का दायित्व है। तो माँ बहुत सुंदर। शारदे को समर्पित करती हूँ, अपनी स्वागत है। उन्हीं के चरणों में समर्पित करती हूँ कि हे कमल पद्मासिनी माँ, वंदना स्वीकार हो। हे कमल क्या बात पद्मासिनी माँ, वंदना स्वीकार हो। काव्य के पुण्यार्थ पथ पर माँ सदा उपकार हो। काव्य के पुण्यार्थ पथ पर माँ सदा उपकार हो। नित करो तुम वास मैया हर कलम की धार पर। नित करो वाह, तुम वास मैया हर कलम की धार पर, और जिह्वा पर रहो माँ सत्य के उद्गार पर। क्या बात है। निष्कपट निश्चल सरीखे, निष्कपट निश्चल सरीखे हर हृदय के भाव हों। लाख ऊंचाई मिले पर इस जमी पर पाँव हों। लाख क्या बात ऊंचाई मिले पर इस जमी पर पाँव हों। कंठ की गहराइयों में माँ सुरीले स्वर भरो। भाव की अभिव्यक्ति में माँ शब्द के निर्झर भरो। और मस्तकों क्या पर बात। ज्ञान की आभा चमकती सी रहे। मस्तकों बहुत पर सुंदर। ज्ञान की आभा चमकती सी रहे। सौम्यता शालीनता हर पल दमकती सी रहे। और वाह लेखनी वाह वाह। कर्तव्य पथ पर, वाह, लेखनी कर्तव्य पथ पर सत्यता का भान हो। और नित पठन पाठन से ही तो ज्ञान का उत्थान हो। नित पठन बहुत सुंदर। पाठन से ही तो ज्ञान का उत्थान हो। सत्य के आरूढ़ पथ पर, सत्य के हम्म, आरूढ़ पथ पर मिथ्य ना स्वीकार हो। काव्य के क्या पुण्यार्थ बात है। पथ वाह वाह। माँ सदा उपकार हो। काव्य के पुण्यार्थ पथ पर माँ सदा उपकार हो। माँ बहुत करो सुंदर। आशीष हम पर, द्वार तेरे बंद ना हो। माँ करो हम्म, आशीष हम पर, द्वार तेरे बंद ना हो। माँ हमारे हर सृजन में सत्य की ही वंदना हो। काव्य के वाह, उत्सव में मैया मंच पर आसीन हो। ओज में श्रृंगार भक्ति सब तेरे अधीन हो। और भाव की संवेदनाओं का हृदय में वास हो। लेखनी का धर्म क्या है, यह स्वतः आभास हो। क्या लेखनी का बात है। क्या बात। क्या है, यह स्वतः बहुत सुंदर। आभास हो। और जीव जीवन जिज विषा में, जीव जीवन जिज विषा में मंत्र उच्चारित रहें। भाव भक्ति भावनाएं प्राण में पारित रहें। और डूब जाए कर्म में फिर, डूब जाए हम्म, कर्म में फिर आर हो या पार हो। काव्य क्या के बात है। क्या पुण्यार्थ बात। पर माँ सदा उपकार हो। हे कमल वाह, पद्मासिनी माँ, वंदना स्वीकार हो। बहुत सुंदर। तो इस वंदना के माध्यम से मैं आज की जो चर्चा है उसका भी मैं पथ साफ बता देती हूँ कि आज जो बात होगी वो सत्यता की होगी, धर्म की होगी। और हो सकता है बहुत कुछ कड़वी बातें भी हो जाएं, क्योंकि बिल्कुल जो बिल्कुल। कवि का है वो मीठा बोलने का नहीं, अगर गलत बात है तो सत्यता के पथ को हम आगे भी बढ़ाते हैं, ये हमारा धर्म है। तो पथिक जी, जी। आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत है। सुनीता शानू जी का, आदरणीय अजय मिश्र दबंग जी का, सभी का स्वागत करती हूँ मैं। रश्मि प्रियदर्शनी जी का मैं भी सर्वप्रथम सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मेरा भी अभिनंदन, नमस्कार। जी जी और ये सब मेरे भी अभिन्न मित्र हैं, आपके भी हैं। तो जब मित्र जुड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बातें होती हैं, अंतरंग बातें होती हैं। और साहित्य के मित्र हैं तो साहित्य को सुचिता में इनकी भी एक समिधा है, इनकी उपस्थिति भी एक समिधा ही है इस सांस्कृतिक यज्ञ में। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बिल्कुल 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 पथिक जी, मैं सर्वप्रथम आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में और थोड़ा सा अपने जो आपका जो लक्ष्य है जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। और अ, लक्ष्य तो कोई ऐसा, जैसा कि मुहिम की ही अगर आप बात कर रही हैं, आपका संकेत शायद इस जो साहित्यिक शुचिता को लेकर जो अभियान चला, आप उसी के संदर्भ में जानना चाह रहे हैं। तो ऐसी कोई सुनियोजित योजना नहीं थी। और ये पहली बार भी ये मुद्दा नहीं उठा। रुक रुक करके कई बार ये विषय उठता रहा। और मुझे लगता है कि आज कविता की या साहित्य की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि यहाँ एक तरीके का स्टारवाद शुरू हो गया है। बहुत सारे स्टार बन गए हैं, जो जिस तरीके से
बॉलीवुड में नहीं है कि कुछ नायक बन गए हैं और उनकी नायकों की आड़ में जो एक्टर है वो कहीं छिप गया है। वैसे ही साहित्य में भी कुछ बड़े बड़े नाम बन गए हैं, नायक बन गए हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये रहा कि अति जब किसी भी चीज की हो जाती है तो पतन शुरू हो जाता है, और उसमें अगर धन की अति हो जाए तो पतन बहुत तेजी से होता है। यही शायद साहित्य में पिछले 10 वर्षों में जो हिंदी कविता के मंच हैं उन पर धन आया बहुत तेजी से। और जब बहुत तेजी से धन आता है तो वो सही और सच्चे माध्यमों से नहीं आता। बहुत सारे जो है लोग अपने काले धन को सफेद करने के लिए भी धन लगाते हैं, चाहे वो फिल्म जगत में हुआ करता था और तमाम जगह हुआ करता था। दुर्भाग्य से साहित्य जगत में भी ये हो रहा है। तब बहुत लोगों को मेरी बात बहुत अटपटी लगे, लेकिन साहित्य में जब कवि की पेमेंट लाखों में हो रही है तो आप तय मानिए कि वही कविता जो वो 500 रुपए में पढ़ता था या फी पढ़ता था, उसके वजह आपको आज 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक मिल रहे हैं। तो वो कविता के तो नहीं मिल रहे हैं। और जो व्यक्ति बाजारीकरण में लिप्त हो गया है उसके पास रचना धर्मिता का समय कहाँ है। तो ये जो कविता चोरी का या साहित्य की मौलिकता पर जो संकट आया है उसके पीछे कहीं ये बाजार, कविता का बाजारवाद है। और क्योंकि आदमी खुद रच नहीं दे पा रहे हैं, जो 30 लाख रुपए लेकर के या 10 लाख लेकर पेमेंट लेकर के जा रहे हैं वो पहले ही तो उनकी रचना धर्मी होने पर संदेह है। उसने अगर रचना धर्मी वो रहे भी हैं तो अब वो केवल अपनी मार्केटिंग करने में लग गए तो नया कुछ रच नहीं पा रहे। और जब आप एक इतनी बड़ी वो पेमेंट ले रहे हैं तो आपके ऊपर एक दबाव हो जाता है कि आप कुछ ऐसा नया मौलिक दें। तो उसकी वजह से हुआ ये है कि तमाम जो बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार जो कहीं गाँव में या कस्बों में या ऐसी जगहों पर जो ताजा राजधानी और महानगरों की चकाचौंध से दूर हैं और शांता सुखाए लेखन कर रहे हैं, उनके लेखन पर कुछ लोगों ने डकैतियां डालना शुरू कर। और इस डकैती के खिलाफ जब हम दबंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से, मैंने भी लिखा, विश्वासों ने लिखा, सब प्रमाण लिखा। और प्रमाण सिर्फ लिखित में ही नहीं थे, प्रमाण जो है यूट्यूब की क्लिपिंग भी थी और बहुत सारे माध्यम थे, उनसे हम लोगों ने जोर शोर से मुद्दा उठाया। होता क्या है कि 3, 4, 5 महीने तक के मुद्दा उठता था और फिर चूंकि हम लोग कालिक वॉलंटियर नहीं है और ना हमारी रोजी रोटी केवल कविता से चलती है, हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए कार्य भी करने पड़ते हैं। और अपना कोई स्वार्थ भी नहीं था, स्वार्थ सिर्फ इतना था कि जो वास्तविक लोग हैं जिसकी रचना उसे श्रेय मिले, तो एक मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन पिछली बार ये लगता है कि ये तकलीफ मेरे जैसे तमाम रचनाकारों हुई, जिसमें मैं आपको भी शामिल करता हूँ। आपने भी उसमें भाग लिया, योगदान दिया। और एक साहित्य का कोई बहुत बड़ा समूह, सिर्फ कविता ही नहीं, आप कथा साहित्य में ले लें, व्यंग्य में ले लें, साहित्य की तमाम विधाओं में ये चोरी चकारी पकड़ी गई। और जब चोरी चकारी पकड़ी गई तो उधर से प्रतिरोध भी हुआ, क्योंकि मैं आपको नाम लेकर के बताता हूँ कि हिंदी अकादमी दिल्ली ने जब अभी गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन का आयोजन किया तो उससे पूर्व मैं और अजय मिश्र दबंग जी सचिव हिंदी अकादमी संजय गर्ग जी से मिलने गए और हमने एक सूची देकर के उनसे कहा कि आपके हिंदी अकादमी के प्लेटफॉर्म पर ये लोग आ चुके हैं और एक कविता चोरी में पकड़े गए, इनका कोई खंडन भी नहीं आया है, तो आप इस संदर्भ में क्या रहेगा। क्योंकि हमारा जोर किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में जो व्यक्ति कर रहा है, कब सम्मेलन संयोजित कर रहा है नहीं चलता, लेकिन जो सरकारी संस्थान कर रहे हैं कार्यक्रम, उनमें तो हमारे टैक्स के पैसे से कर रहे हैं, वो उनके निजी संपत्ति नहीं है। किसी अकादमी का कोई सचिव, कोई अध्यक्ष, कोई जो है करता धरता कोई कवि सम्मेलन कर ले, कोई साहित्यिक आयोजन कर ले और उसमें भी अगर वही चोर है तो वो हमारे पैसे पे डाका डाल रहा है जो हमारे टैक्स के पैसे से हो रहा है। तो हमने बात उठाई वहां पर और आप देखिए इनकी लॉबी इतनी सशक्त है कि हमारे इतने विरोध करने के बाद भी, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, दिनेश बावरा नाम का एक कवि है, उसका वीडियो आ गया जिलाबुलाल के सम्मेलन में आ रहा है गणतंत्र दिवस। उसके बाद फिर मैंने मुद्दा उठाया और मैंने उनसे कहा कि आप अगर ये करेंगे तो हमें तो इसमें उपराज्यपाल को हम लिखेंगे, प्रमाण सहित है। तो फिर कुछ ऐसा दबाव बना, तमाम आप जैसे जो है साहित्यकार मित्रों ने भी दबाव डाला और उन्होंने उसका नाम लिस्ट से काटना पड़ा। तो हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम किसी से व्यक्तिगत द्वेष भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब इतना ज्यादा ये व्यवसायवाद आ गया है कि बोलना जरूरी हो गया है।
और निरंतर बोलना ज़रूरी हो गया। हुँ। अब दुःख तब होता है कि जिनकी रचनाओं पर डाका पड़ रहा है, वो भी कुछ कारणों से चुप रह जाते हैं, तो हमारे जैसे रचनाकारों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए दिक्कत हो जाती है कि वो किस तरह से विरोध करें। मुझे लगता है कि कोई ऐसी व्यवस्था ज़रूर बननी चाहिए, जो आप और मेरे जैसे मौलिक रचनाकार और हमारे साथ जुड़े हुए रचनाकार हैं, क्योंकि कविता को सृजन करना, उसे जन्म देना, प्रसव पीड़ा से कम नहीं होता। आप जानती हैं, जब आप एक पंक्ति लिखती हैं और दूसरी पंक्ति नहीं आती, कई बार महीनों नहीं आती, और जब तक नहीं आती है तब तक कहीं छटपटाहट होती है, और वो आपकी अच्छी रचना कोई व्यक्ति बड़े मंचों पर पढ़ दे और अपने नाम से छपवा ले, तो एक जो सामान्य रचनाकार है उसका क्या तरीका है? कहाँ सही बात। कॉपीराइट के चक्कर काटेगा, कहाँ जो है लिखेगा, कहाँ कहेगा। मैं नाम लेके भी कह सकता हूँ, पर नाम नहीं ले रहा हूँ, कि देश के एक बहुत बड़े जो है गीतकार हैं, उनकी एक पंक्ति देश के कथित बड़े स्टार कवि ने पढ़ दी, और वो मैंने उन्हें देखा मंच पे, उससे कह रहा, भाई साहब मेरा आप नाम तो ले लीजिए, अनुनय विनय की मुद्रा में। यानी जो मौलिक रचनाकार है उन्होंने विनय कर रहा है, और जो चोर है वो ऐठ करके बैठा हुआ है। तो ये दर्द है मेरा, मुझे लगता है मेरे साथ हर ईमानदार रचनाकार का दर्द है। अपनी क्षमता भर हम इससे लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। बहुत सारे में तुम्हें साथ दिया भी है, लेकिन जितने संगठित चोरों में जो एकता है, इन डकैतों में एकता है, इन माफियाओं में एकता है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, वैसी एकता हमारे मौलिक रचनाकारों में नहीं है। तो मौलिक रचनाकारों में रचनाकार में कोई वरीयता देता है, कोई इस जो है माफियागिरी में अगर पड़ेगा तो रचनाकर्म कब करेगा। ये शायद दो विपरीत ध्रुव है, मार्केटिंग और रचनाकर्म। लेकिन अपने संतान की रक्षा के लिए अगर आप ही सन्नद्ध नहीं होंगे, तो उसकी लड़ाई कोई दूसरा कब तक लड़ेगा, ये मौलिक रचनाकारों को भी सोचना है। सही बात है प्रतीक जी। निसंदेह आप जो बात कह रहे हैं वो निसंदेह बिल्कुल विचारणीय है और बहुत बड़ी समस्या है। जो हम कहते हैं ना कि हम साहित्य का उत्थान कर रहे हैं, एक्चुअली साहित्य का उत्थान तो कर ही नहीं रहे हैं, वो अपना उत्थान कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। और अपना उत्थान अपनी तरीका से करें तो किसे दिक्कत है, अपने साथ क्या दिक्कत है? रचना भी किसी और की है, प्रस्तुतिकरण हाँ, है सिर्फ आपका, और हाँ, उसका ही आप उसके बाद चोरी और सीनाचोरी भी चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि पथिक जी एक समस्या ये भी हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े-बड़े जो रचनाकार हैं, इतना बड़ा-बड़ा जो पेमेंट लेते हैं और बहुत सारी यात्राएँ करते हैं देश की, विदेश की, तो हो सकता है उन पर लिखने के लिए कुछ होता नहीं होगा, मैंने वहाँ इसीलिए से चल जाता होगा। लेकिन ये एक साहित्यकार की जो आत्मा होती है ना, वो आपको अंदर से कचोटेगी। अगर आप सच में, अगर आप माँ सरस्वती की सच में अगर आप उनको मानते हैं, कविता को मानते हैं, साहित्य को मानते हैं, तो आपकी आत्मा अंदर से ज़रूर कचोटेगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो फिर भी है कि हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, उसमें चाहे आप मेडिकल क्षेत्र ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में हर तरह के जो व्यक्ति हैं वो मिल जाते हैं। और जब व्यक्ति को पता चलता है कि ये सब चीजें गलत हो रही हैं, तो जो आवाज उठाता है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बहुत से लोग आवाज उठा नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें क्या मतलब है। तो आपने जो आवाज उठाई है, अजय मिश्र जी ने जो आवाज उठाई है, मैं उसका सच में तहे दिल से बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ कि आप इसी तरह से आगे बढ़िए। और हम तो हम तो बस ये है कि हम आपका बस पीछे से छोर पकड़ के चलेंगे, लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि एक एक कारवां जब होता है तो हिम्मत अपने आप से बन जाती है। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी मौलिक रचनाकार हैं वो सभी ये पसंद करेंगे कि कोई ना कोई तो हो आगे, लीडर कोई ना कोई तो हो आगे बढ़ने के लिए। वंदना जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप ये क्षमता नहीं, आप विरोध नहीं करते हैं। होता क्या है कि कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ कौन खड़ा होगा, लेकिन अगर हाँ, हम, मैं या अजय मिश्र यही सोचते कौन खड़ा होगा, तो आप फिर नहीं जुड़ पाते उससे। आप जैसे तमाम, मतलब ये सुनीता स्वामी जी लिख रही हैं, तो आपका ये समर्थन, इस तरीके का समर्थन भी बड़ा बल देता है। हम्म, मैंने छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखा कि मैंने अगर दिनेश बाबरा का नाम सब प्रमाण लिया तो उन्हें नाम काटना पड़ गया। जी, मैंने देश के बड़े बड़े कवियों के नाम, उनके नाम, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, पूरे देश में उनका बड़ा सम्मान है। उनके व्यक्तिगत रूप से संदेश मेरे पास आए कि भाई, परफॉर्मेंस के दबाव में कई बार हम पढ़ देते हैं, बोल देते हैं।
उनका बड़प्पन मानता हूँ, उन्होंने व्यक्तिगत ही सही इस बात को माना। लेकिन कुछ ऐसे चोर भी हैं जो अपने पिता की रचनाएं बरसों से पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे चोर भी हैं जिन्होंने किसी उनके शिष्य ने अपनी रचना उन्हें देखने के लिए, सुधारने के लिए दी और शिष्य को तो हतोत्साहित कर दिया, उनकी रचना खुद पढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को खिलाफ जब दो चार लोग भी बोलना शुरू करते हैं तो लोगों में आत्मबल नहीं होता। जिस तरीके से चोर एक छोटी सी आहट पर ही भाग जाता है, वैसे कविता चोर भी टिकते नहीं है। मैंने तो अपनी साहित्य सप्तक पत्रिका का प्रारंभ भी साहित्यिक मौलिकता के लिए किया है। आप तो उसके सदस्य हैं और आप उसमें लिखती भी हैं। उसका टैगलाइन ही है कि साहित्यिक मौलिकता का मुखपत्र, और मैं इसमें लगातार निरंतर लिख रहा हूँ। आज 5वां अंक निकल गया, 6ठा आ रहा है। आज तक किसी चोर की हिम्मत मुझे तो डांटने डपटने की नहीं हुई कि आप ये क्या कर रहे हैं। हाँ, मेरे ऊपर हमले हुए हैं, मेरे खिलाफ लाइव भी किए गए हैं, उसमें बकवास भी की गई है ना, लेकिन आखिर वो कहाँ है? मैं तो वही हूँ। मैंने तो ये भी कहा है कि मैं सबसे बड़े चोर के बगल में ही रहता हूँ, वो सेक्टर 3 में रहता है, मैं 4 में रहता हूँ, मेरा पता सब जानता है। मैं तो मामूली अध्यापक हूँ, है ना। इन माफियाओं के आगे मेरी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कोई बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, जिन भी रचनाकारों की रचनाएं चोरी हो रही है, अपने स्तर पर विरोध तो करें। और आप अपनी संतान की रक्षा के स्वयं नहीं खड़े, कोई दूसरा क्यों खड़ा होगा? पहले तो आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। और प्लेटफॉर्म देने की बात है, साहित्य सप्तक पत्रिका उसके लिए प्लेटफॉर्म है। लिख करके विरोध करने से बड़ा विरोध तो नहीं होता। मैं सिर्फ, मेरे सामने एक चुनौती उछाली गई कि साहब आप लोग जो है सिर्फ बातें करते हैं, फेसबुक पे लिख देते हैं, आप वहाँ पोस्ट डाल देते हैं, इससे क्या होने वाला है? आपको जमीन पर उतर करके दिखाइए। हमने जमीन पर उतर करके पत्रिका निकाल दी, मासिक पत्रिका निकाल रहा हूँ। पत्रिका की क्वालिटी और कंटेंट से आप वाकिफ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो भी जिस मित्र ने देखा है, अब मेरे जैसा अल्प साधनों वाला व्यक्ति अपने मित्रों के सहयोग से अगर ये पत्रिका निकाल रहा है और प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो अगर हमारे जैसे जो है 150 लोग खड़े हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर अगर जहाँ चोरी कविताएं पढ़ी जाती है वहां 4 से लोग विरोध करने लगे, तो मुझे लगता है कि ये आपस टूटेगा। मैं, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक कार्यक्रम था अभी हिंदी अकादमी का ही, जिसमें अजय मिश्र दबंग और मैं दोनों चले गए। तो वहाँ एक कविता चोर कवि थे, वो हमें देख करके निकलने लगे टकरा करके दूसरी तरफ। तो मैंने उन्हें आवाज दे करके बुलाया। हमने कहा, आइए मित्र, कहाँ जा रहे हैं? आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। बोले, साहब आपसे भय लगता है। हमने कहा, मित्र भय लगने का क्या कारण है? क्या मेरे सिर पे सींग है, या मैंने आपके विरुद्ध कभी कुछ ऐसा कहा है? कि नहीं साहब, आप मिलते तो बहुत विनम्र हैं और आपकी बातें भी अकाट्य होती हैं, लेकिन काफी पेट का सवाल है तो हमें सब करना पड़ता है। आप तो मौलिक रचनाकार हैं, आप लिख लेते। मैंने कहा, ऐसा नहीं, आप भी अच्छा लिखते थे, लेकिन अब प्रगति की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने के लिए आपने जो है समझौते किए हैं, इससे आज चकाचौंध तो काबिल, लेकिन आपका रचनाकार तो मर रहा है। और एक बात तय मानिए वंदना जी, जो लोग लिफ्ट से चढ़ते हैं लिफ्ट से उतर भी जाते हैं। अगर बिल्कुल। आपको ठोस काम करना है, अगर आपको स्थायी काम करना है, अगर आपको ऐसा काम करना है जो लोगों के मनोमस्तिष्क पर कुछ समय तक रहे, तो आपको तात्कालिकता से दूर होना पड़ेगा। कुछ न कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा है कि रोजी रोटी के लिए मैं जो है साहित्य पर निर्भर नहीं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इससे निर्भर हो, लेकिन जब एक बार आप साहित्य से इतना कमाने लगे हैं कि आपकी दाल रोटी की समस्या हल हो गई है, तो 5 स्टार होटल की लग्जरी के लिए आप कम से कम माँ सरस्वती के मंदिर को तो कलंकित ना करें। सही बात है। और इनका विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है केवल परमात्मा पर और छोड़ देने से या भाग्य पर छोड़ देने, इन्हें दंड देना भी हमारा ही नैतिक जिम्मेदारी है, और दंड देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सच बात है, जो सच की राह पे चलता है ना, उसकी राह में बहुत सारे रोड़े होते हैं, लेकिन ईश्वर साथ है। आप ये सोचिए कि आपके साथ जितने भी विरोधी हैं, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब ईश्वर जब सत्य के साथ होता है ना, तो सारे विरोधी इधर-उधर तितर-बितर हो जाते हैं। तो आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, चाहे कितनी भी समस्याएँ हों, राह ज़रूर दिखाता है ईश्वर। हम बिल्कुल आपके साथ हैं पथिक जी। और एक मेरा प्रश्न और ये भी था, मेरे ख्याल से आजकल की सभी जो भी साहित्य से ज़रा-सा भी प्रेम करते होंगे और साहित्य की संवेदनशीलता, साहित्य की गरिमा और साहित्य के कहते हैं ना कि साहित्य का सम्मान जो व्यक्ति भी करता होगा, मैं एक प्रश्न आप सभी से पूछना चाहती हूँ, अगर आप सहमत हो तो, कि जो भी मंच हैं, आजकल जो मंच हैं, वो मनोरंजन का साधन बन के रह गए हैं और
जिसमें जो आयोजक है वो जनता को खुश करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। चूंकि जो चुटकुले हो रहे हैं, जो तथाकथित जो कवित्रियां हैं, जो तरह तरह के संवाद और स्क्रिप्ट लिखकर जो करते हैं, तो हर किसी को इस बात पर गुस्सा रहता होगा। मैं आपके माध्यम से बात रखना चाहती हूँ कि इस चीज को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इस चीज को मतलब कैसे हम लोग इसको विरोध करें इस चीज का। वंदना जी, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपने बात की साहित्य या कवि सम्मेलन मनोरंजन की। मनोरंजन एक आवश्यक अंग है, लेकिन मनोरंजन के तो बहुत सारे माध्यम हैं। जी। नौटंकी से लगा करके और जो है सिनेमा, और सिनेमा से लेकर के तमाम बहुत सारे मंच हैं, माध्यम हैं जो मनोरंजन प्रदान करते हैं। जैसे हमारे मित्र अजय जी कह रहे हैं नौटंकी हो रही है, नौटंकी, नौटंकी सही बड़ी बात है, ये पवित्र विधा सही था। है। नहीं, नौटंकी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, नौटंकी भी बड़ी पवित्र विधा है। हाँ, ये लेकिन भी बोलना नौटंकी चाहिए। नौटंकी आज गाली क्यों बन गई? हाँ। नौटंकी जब शुरुआत में नौटंकी आई थी तो राम के जीवन के प्रसंगों पर होती थी, फिर कृष्ण और राधा के प्रेम पर नौटंकी होने लगी, उसके बाद उसमें फिर लैला मजनू की नौटंकी आई। फिर वो उसका स्तर गिरते गिरते में ऐसा ऐसा हो गया कि मैं अपने बचपन में याद करता हूँ कि तो मेरे परिवार में कहा जाता था कि जो लड़का नौटंकी देख करके आता हुआ मिल जाता था तो उसकी घर में बड़ी पिटाई होती। यानी नौटंकी देखने जाना एक जो है बहुत ही अश्लील कार्य माना जाने लगा, और अंततः वो नौटंकी विधा आज लुप्त हो गई। हाँ। आज अच्छे परिवार के बच्चों को कवि सम्मेलन देखने के लिए, परिवार सुनने के लिए परिवार वाले प्रेरित नहीं करते। कवि सम्मेलन में जिस तरीके की उहड़, घटिया, अश्लील चुटकुलेबाजी भी बुरी चीज नहीं है। चुटकुला भी अगर मौलिक है, स्वस्थ है, तो वो भी श्रेष्ठकर है। लेकिन उस चुटकुलेबाजी में वही 40-50 चुटकुले पूरे देश के 1,500 हास्य व्यंग्य के कवि पढ़ रहे हैं, हास्य व्यंग्य नहीं, विगत के भी चुटकुले पढ़ रहे हैं, और कोई नयापन नहीं। और भाई यानी कविता के पवित्र मंच पर जिसकी स्थापना कवि गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने बड़े ही परिश्रम और जतन से की थी। कवि सम्मेलन संस्थान, बचपन में कहा जाता था, कवि सम्मेलन होता था तो बच्चों को ले जाया जाता था। मेरे पिताजी साइकिल पे बिठा कर मुझे कवि सम्मेलन सुनाने ले जाया करते थे कि यहाँ कुछ मिलेगा, संस्कार मिलेगा। लेकिन आज वही मैं नहीं चाहता मेरा बेटा कवि सम्मेलन सुनने जाए, क्योंकि कवि सम्मेलन के नाम पर वो तमाम फुहड़पन जिसने कल नौटंकी को नष्ट किया था, आज कवि सम्मेलन में आ चुका है। तो कवि सम्मेलन का ऐसा तो अमर फल खाकर क्या जीवित रहेगा? मैंने बार बार ये चिंता लिखित रूप में भी जाहिर की है, तमाम मंचों से बोला भी है, कवि सम्मेलन समाप्त हो रहे हैं, और उसके जिम्मेदार एक ब्लैक मनी जो कवि सम्मेलन में आया है, और साथ ही जो फूहड़पन आया है, इसे करेगा। मेरी जो है चिंता इन स्टार्स के प्रति नहीं है, नहीं से कोई संवेदना भी नहीं है। मेरी चिंता तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और गोपाल सिंह नेपाली और जो बड़े बड़े हमारे कवि रहे हैं, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, जिन्होंने चवन्नी का चंदा कर सम्मेलन खड़े किए थे कि हम देश को, राष्ट्र को, समाज को कोई आदर्श और नैतिक मूल्य दे पाएंगे, उनके बना हुआ संस्थान नष्ट हो रहा, उसके प्रति है। मैंने जो मुहिम छेड़ी है उसके मूल में भी यही है, क्योंकि मैं भी अपने को दिनकर की परंपरा का, बच्चन की परंपरा का, कहीं बाबा तुलसी की परंपरा का मामूली सा एक कलमकार मानता हूँ। तो अगर एक कवि सम्मेलन नष्ट होगा तो उसका कष्ट मुझे भी होगा। इस कवि सम्मेलन को बचाने के लिए, इस संस्थान को बचाने के लिए मैं अपने मेहनत भर कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे तस्वीर बहुत सुहावनी नहीं लगती, क्योंकि जो कवि सम्मेलन में शिक्षा का तत्व है वो बहुत कम रह गया है। दाल में नमक के बराबर भी नहीं रह गया, पूरी दाल काली हो चुकी है, और लोग उन्हें ही अब कवि मानने लगे हैं जो इस कवि सम्मेलन को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। कवि सम्मेलन ये लोग तो जैसे अमर बेल नहीं होती है, जिस पेड़ पर पलती है उसको खा जाती है, ये लोग अमर बेल हैं। इस कवि सम्मेलन रूपी वृक्ष को ये लोग नष्ट कर देंगे, और हमें लगता है कि बहुत दिन दूर नहीं, संभवतः हमारी आंखों के सामने ही एक कवि सम्मेलन नष्ट हो जाएगा। भले नाम भले ही कवि सम्मेलन रह जाए, लेकिन उसमें कविता नहीं होगी और कवि नहीं होंगे, ये रोडीबाज होंगे, अपने जो है प्रस्तुतिकर्ता होंगे, सिर्फ कविता नहीं होगी, बाकी शायद सब कुछ। सही बात है, ये बहुत गंभीर विषय है। चूंकि हम जब अपने आप को साहित्यकार कहते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
अपने नाम के आगे कवि लिखना, कवित्री लिखना मतलब एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और सिर्फ़ मनोरंजन के लिए, सिर्फ़ अपने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, प्रेज़ेंट करने के लिए एक तरीके से कवित्रियाँ भी अपने आप को इस तरह का ऐसा लगता नहीं है कि वो साहित्य की सेवा कर रही हैं, ऐसा लगता है कि वो कुछ और ही वहाँ पर अपने आप को कहते हैं ना कि ये शोपीस टाइप, शोपीस। वंदना जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, शायद आपको कुछ श्रोताओं को अच्छा ना लगे। मैं कुछ वर्ष पहले का एक किस्सा शेयर करता हूँ आपको। देश की एक बड़ी कवियत्री एक संयोजक से कार्यक्रम पे अपना फीस तय कर रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, मैं नाम नहीं ले रहा, पर संयोजक ने कहा कि हाँ बताइए आप, तो उन्होंने अपना मूल्य आज से करीब 10 वर्ष पहले अपनी फीस 50,000 तो संयोजक ने छूटते ही कहा कि 50,000 तो आपकी फीस है, कविता की फीस बताइए। कविता तो आपके 500 रुपए की भी नहीं। आज से पहले सुभद्रा कुमारी चौहान या और जो बड़ी कवियत्रियां, जिससे कोई कवि कहने की हिम्मत कर सकता है। और कवित्री सदैव भारद्वाज से मुस्कुरा करके कहा मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगी, और जो है क्या मंच की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि किसी शरीफ परिवार की लड़की आज मंच पर कविता पढ़ते हुए डरती है। हवाई यात्राओं में जाने वाली कवियत्रियां कितनी हवाई हैं, हो सकता है बहुतों को बुरी लग रही हो मेरी बात। अगर 4 से 10 नाम छोड़ दें, उसके अलावा कैसे कैसे समझौते कवियत्रियां कर रही हैं, वो कहने लायक नहीं है। कवियों की भूमिका दलाल, कवित्रियों की भूमिका जो होती जा रही है, वो कहते हुए मुझे लज्जा आती है। मंच का बड़ा भीषण सत्य है, और मंच सभी लोग जानते हैं इस बात को। कहते हैं भले ही कोई ना हो, अच्छी कवियत्रियां भी हैं, लेकिन अच्छी कवियत्रियां कितने संकट में है। उनमें आप स्वयं मंच पर हैं, आप जानती हैं कि कितना जो है दबाव रहता है कि मैं मंच पर जाऊं या न जाऊं। अच्छे मंचों की संख्या कितनी सीमित हो गई है, और अच्छी कवियत्रियों के सामने इन जो है समझौता करने वाली कवियत्रियों ने कैसा संकट खड़ा कर दिया। ऐसे में जो अच्छी कवियत्री होती है, उसकी अस्मिता के आगे भी सवालिया निशान लग जाता है। बिल्कुल, तो ये गंदगी ये कौन साफ करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है अरविंद जी। अगर मैं भी चुप रहूंगा, आप भी चुप रहेंगे, गंदगी कौन साफ करेगा? आप क्या मान रहे हैं, जो व्यक्ति नीचे खड़े होकर के संयोजक रूपी जो सेठ है वो नेट लगा रहा है, तो कल को मेरा और आपका नेट नहीं लगाएगा? बिल्कुल। उसके लिए तो हर जो बाजार में खड़ा है उसके तो हर वस्तु बिकने वाली है। तो ये जो है एक बड़ा भारी संकट है, और ये कवि सम्मेलन और नहीं, कवियत्री और कवियों की अस्मिता पर भी बड़ा संकट खड़ा हुआ है। और ईमानदार लोग अंततः इससे कितने दिन तक टिक पाएंगे, क्योंकि जैसा विरोध हमने शुरू किया था उसका उस स्तर पर समर्थन नहीं मिला, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। क्योंकि एक जो है मंच पाने की जो छटपटाहट कवि की है, वो उससे बहुत सारे समझौते करवा रही है। और राजधानी के मंच तो लगभग 99 मंच मंच कविता के हत्याओं की पकड़ में। और जो छोटे शहरों में भी कर सम्मेलन हो रहे हैं, तो सामान्यतः नगर पालिका के कर सम्मेलन हो रहे हैं, उनमें भी कोई स्थानीय कविता का माफिया इन्वॉल्व होता है। अखबारों के कर सम्मेलन ले लीजिए, वही 3-4 नाम पूरे देश के अखबारों को ठेका उठाए हुए हैं। मुश्किल से 40-50 नाम है वही पूरे देश के कर सम्मेलनों पर छाए हुए हैं। उनमें से 4-5 ईमानदार कवि होंगे, बाकी सब उस माफिया के भी सिस्टम में फिट है, वही चल रहा है। पूरी तरीके से व्यावसायिकता बुरी चीज नहीं है, पर व्यावसायिकता के साथ साथ में कुछ तो कला दीजिए, कुछ तो संस्कार दीजिए, कुछ तो उसमें जो है साधना कीजिए। यदि सारा का सारा अगर आप बोतल में शराब की जगह पानी ही भर देंगे, तो उस शराब को पीने का मतलब ही कुछ नहीं रह जाएगा। मुझे लगता है जो कविता की शराब दूषित हो चुकी है, ये और जहरीली हो चुकी है। बहुत लंबे समय तक इसे पी करके ना कविता जीवित रहेगी, और ना इसे पीने वाले करने वाले। बिल्कुल सही कहा पथिक जी। यहाँ पे बहुत सारी कमेंट हैं, और मैं सच में हर एक कमेंट से मतलब बिल्कुल सहमत हूँ इन चीज़ों से। अजय मिश्र जी लिख रहे हैं कि जो लेखपाल ने लिखकर फिर प्रस्तुतकर्ता को पकड़ाई कविता। लेखपाल वाला भी जो मुद्दा है वो भी अभी मैं आप सामने रखूंगी। और रश्मि प्रियदर्शिनी जी कह रही हैं कि कवित्रियों से सिर्फ यही उम्मीद की जाती है कि कवि सम्मेलन में वो श्रृंगार रस की कविताएं पढ़ें। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है पथिक जी। मैं अपनी एक बात बताती हूँ कि एक चूंकि ये वार्ता है तो इसमें हम बातचीत करेंगे, प्रश्न भी रखेंगे।
एक जी, आयोजक का मेरे पास फ़ोन आया और कहते हैं कि अ, आप वंदना बोल रही हैं? मतलब मेरे नाम की और भी कवित्रियाँ हैं, तो उन्होंने समझा कि मैं वही हूँ। जी, मैं वंदना बोल रही हूँ। अच्छा तो एक कवि सम्मेलन हम लोग करवाना चाह रहे थे, तो आप उसमें आना चाहेंगी? मैंने कहा, हाँ सर बताइए कहाँ पर प्रोग्राम है? तो ऐसे बताया उन्होंने। तो बोले, आप क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा, सर मैं सामाजिक विषयों पर पढ़ती हूँ और ओज में लिखती हूँ। तो सबसे पहले उनका प्रश्न ये था कि आप श्रृंगार क्यों नहीं पढ़ती हो? आपने श्रृंगार क्यों नहीं पढ़ा? आप श्रृंगार पढ़ो, क्योंकि मंच पर श्रृंगार की ज़रूरत है। मैंने कहा कि आप किसी कवि को जो ओज का हो, उसको आप बोलते हो कभी कि आप वो श्रृंगार पढ़े? माँ सरस्वती जो आपको लेखनी में, जो आपको जी, रस दे रही हैं, जो गुण दे रही हैं, आप उसी में आप लिखोगे। मैं अगर मान लो श्रृंगार लिखूँ, तो हो सकता है मेरी रचना उस दर्जे की ना हो जिसमें मैं अपनी ओज की रचना लिख सकती हूँ। हर एक के पास अपना एक गुण होता है रचना लिखने का। तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं या कर सकते हैं कि मैं श्रृंगार अगर मंच पर आई हूँ तो मैं श्रृंगार ही पढ़ूंगी? मैंने कहा, मुझे नहीं पढ़ना है श्रृंगार, ना मैं लिख पाती हूँ श्रृंगार। श्रृंगार सबसे बड़ा रस राज है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसमें लिख सकूं। तो वंदना उन्होंने जी, जी वंदना जी, यहाँ ये भी देखिए, उसकी मानसिकता देखिए। श्रृंगार जो है, लिखना कोई आसान काम है क्या? अगर बिल्कुल। श्रेष्ठ श्रृंगार लिखा जाए तो हम्म। जो है बिहारी के ने भी श्रृंगार लिखा है, और तमाम जो है रीतिकाल के हमारे तमाम कवियों ने श्रृंगार लिखा है। श्रृंगार का मतलब अश्लीलता तो नहीं है। हाँ, मंच अश्लीलता पर नहीं है, जो लेकिन श्रृंगार के नाम पर वहीं पर रैब बना दिया है। बिल्कुल। अश्लीलता और छेड़छाड़ जो कवि कवियत्री के बीच में हाँ। प्रायोजित नौटंकी होती है, जो हम्म। उसे श्रृंगार समझ करके जो उसको श्रृंगार फूहड़पन के समझ। साथ जो मजे लिए जाते हैं नीचे श्रोताओं के द्वारा, और श्रृंगार की कवियत्री फिर श्रृंगार जैसी अपेक्षाएं संयोजक पालता है, दरअसल जी उसके जी। पीछे निहितार्थ वही है श्रृंगार लिखवाने के पीछे। तो श्रृंगार की हम्म। कविता नहीं सुनना चाहता, तो सारी कोई श्रृंगारिक चेष्टाओं की अपेक्षा करता है कवियत्रियों से। हाँ। ये और कवितियां उसमें तैयार है। दिक्कत ये है कि अधिकांश कवियत्रियों ने तात्कालिकता के कारण, तात्कालिक लाभ के लिए वो समझौते किए हैं, इसलिए संयोजक की इतनी हिम्मत पड़ जाती है। वरना हम्म। संयोजक मानदेय देता है, वो हमारे को हमें खरीद नहीं लेता है। हाँ बिल्कुल। मुझे मैं आप कई वर्ष क्यों बताऊं, ये परंपरा आई कहाँ से, जो इतनी हम्म। हिम्मतें कैसे पड़ी। अच्छा। दरअसल उर्दू में और हिंदी में एक अंतर है। उर्दू हम्म। मुशायरों में क्या होता था कि मुशायरा लूटा जाता है ना, जो हम्म। बहुत कभी जम जाता है, शायर तुम ज्यादा तो मुशायरा लूट लिया, क्योंकि उनका हम्म। सांस्कृतिक संदर्भ लूट से जुड़ा हुआ है, हम्म। लूटमार से जुड़ा हुआ है। तो वहां लूटमार उनके साहित्य में भी है। बिल्कुल। अब हमारे हिंदी कवि सम्मेलनों की विडंबना ये है कि हिंदी का कवि शायर के समक्ष अपने को इतना हीन मानता है कि उसकी हर चीज का अनुकरण करने लगा। हमारे यहाँ तो जिसे छंद नहीं आता है, जिसे व्याकरण का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिसमें रस नहीं है, वो भी खड़ा हो जाता है, चीख चिल्ला करके अपने वो कभी कह देता है। लेकिन जब मुशायरों में जाता है तो वो अपना उनका डेकोरम बना हुआ है कि आपका जो है व्याकरण में होना चाहिए। लेकिन उनके उस व्याकरण का अनुकरण करते करते कहीं ना कहीं उनके चरित्र का भी अनुकरण हमारे कवि सम्मेलनों ने करना शुरू कर दिया। इस वर्ष हम्म। पूर्व एक श्रीराम कवि सम्मेलन में आदरणीय अशोक चक्रवर्ती संचालन कर रहे थे, और उसमें किसी कविता शायद जिसको सक्सेना कविता पढ़ रहे थे, तो काफी उनका गीत हिट हुआ। और तो नीचे से किसी ने उनके ऊपर जो है नोट उछाले। मैं बैठा उसके सम्मेलन में, तो अशोक जी ने डांट दिया। अशोक जी ने कहा कि हमें पर्याप्त मानदेय मिलता है, ये नोट उछालने की परंपरा कवि सम्मेलन की परंपरा नहीं है। बिल्कुल। ये मेरे देखते देखते 20 वर्ष में पतन ये आया है कि आज कवि सम्मेलन भी जो कभी चाहता है कि उनको नोट उछाले जाए। हम्म। तो ये जो मुशायरों में कभी लोग शायर शायर के ऊपर जितने ज्यादा नोट बरसाए जाते हैं, उतना मुशायरा सफल हो, मुशायरा लूट लिया कहता है। लेकिन आज कभी भी वही चाहने लगा कि वो कवि सम्मेलन लूट ले। तो हम्म। ये संस्कार का पतन कवि सम्मेलन का हर स्तर पर हुआ है, और ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं उसने मुशायरों से ग्रहण की है। जब तक हिंदी का कवि इस आत्महीनता से बाहर नहीं आएगा कि उसका अपने गरिमा है, हिंदी साहित्य की अपनी गरिमा है, कवि सम्मेलन की अपनी गरिमा है, तब तक के इसी तरीके से पतन की ओर कवि सम्मेलन भी जाते रहेंगे। और ये लूट मार वाली प्रवृत्ति यहाँ घर तो कर ही चुकी है, इसके रुकने की बिल, कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल पथिक जी। अ, सच में
और इस चीज को रोकना भी आसान है अगर अगर हम कहते हैं ना कि जैसे कि एक कवि के हाथ में होता है उसकी वो मतलब किस तरह से उस चीज को आगे बढ़ाए। अगर आयोजक अगर आपको प्रलोभन दे रहे हैं, अगर संयोजक आपको इस तरह से बातें कह रहे हैं कि आप श्रृंगार में आप इस तरह से पढ़िएगा, इस तरह से करिएगा। मैं आपको एक और वाक्य बताती हूँ कि एक आयोजक का फोन मेरे पास भी आया और फिर उसने यही बात पूछा कि आप श्रृंगार पढ़ते हो कि क्या पढ़ते हो आप? मैंने कहा सर मैं श्रृंगार नहीं पढ़ती हूँ, मैं सामाजिक की चेतना की बातें करती हूँ और ओज पढ़ती हूँ। फिर उनका दूसरा प्रश्न था कि आप श्रृंगार पढ़िए और श्रृंगार में आप आगे बढ़ेंगी और कुछ किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है मंच पर, किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है, मैं आपको कुछ पंक्तियां दूंगा, आप उनको पढ़िएगा, इस तरह से प्रेजेंटेशन आप करेंगे। मैंने कहा सुनिए सर, मैं मुझे कविता पढ़नी है वहां पर, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देना है कि मैं जनता को लुभाने के लिए कुछ भी अश्लील पढ़ूंगी। मैंने कहा ये जो आप जो लिख रहे हो ना, स्क्रिप्ट लिख रहे हो, ये किसी और कवित्री के साथ लिखना, मेरे साथ इस तरह की हरकतें करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं आपको बहुत इतने सारे पेमेंट का वो दिलवाऊंगा। मैंने कहा हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे मंच नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरी स्वाभिमान पर आकर बात अगर अटक जाएगी तो मैं कविता को भी पीछे रख दूंगी स्वाभिमान के आगे। तो इस तरह के कई एक बात प्रलोभन। बिल्कुल, एक प्रलोभनों से जब तक आप बच करके नहीं चलेंगे और कविता की और अपनी अस्मिता के लिए नहीं खड़े होंगे, तो ना तो कविता बचेगी, ना आप बचेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हर कवि का दायित्व है कि धन लक्ष्मी तो हाथ से निकल भी जाएगी, आ भी जाएगी, जो भी है, लेकिन जो स्वाभिमान और सम्मान जो आपकी जो मंच पर जो वहां पर बैठे हुए हैं, 10 लोग अगर खराब हैं तो उसमें से आपकी, अगर आप भले एक अच्छे इंसान है लेकिन आपकी भी गिनती उन्हीं 10 में से होगी। तो इसीलिए अपनी अपनी गरिमा को कम से कम इस तरह से मंचों पर बेचना तो नहीं चाहिए। मैं सभी से इस वंदना चीज जी, का मुझे निवेदन लगता करती है कि आप आपके वक्तव्य के समर्थन में कविता ही अगर छोटी-सी पढ़ दूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से अपनी बात कह पाऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रतीक जी, और बिल्कुल। और आपके श्रोता भी हमारी रूखी वार्ता सुनते हुए बोर हो गए होंगे। मुझे लगता है कि कोई बोरियत तो भी नहीं थोड़ी होंगे, कम होगी। लेकिन ऐसे विषय हाँ, ज़रूर उठने चाहिए प्रतीक जी। लेकिन मैं तो कविता के माध्यम से ही ऐसी बातें करता हूँ। हाँ। और एक एक मेरा जो है नवगीत है, हमको तो लिखना आता है। और ये हुँ, कवि का आत्मविश्वास है, कोई अहंकार नहीं है। ये बहुत बड़ा हुँ, स्टेटमेंट है, हमको तो लिखना आता है। छोटी बात नहीं है। मुझे नहीं बिल्कुल। लगता कि आमतौर पे लोग ये कह पाएँगे, ये कह पाए कोई भी रचनाकार कि हमको तो लिखना आता है। लेकिन मैं बात कहता हूँ कि हमको तो लिखना आता है, हुँ, लिखना रंच नहीं। लिखना अपने आप में कलाकारी है। जो आपसे संयोजक महोदय पंक्तियाँ दे रहे थे, वो शायद कविता की नहीं, आपको लिखने की बात कर रहे थे। प्रेजेंटेशन की बात हुँ, जब आती है, तो लिखने की बात है। तो आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ कि बिल्कुल, हमको तो लिखना आता है, दिखना रंच नहीं। बस बिल्कुल। थोड़ा आशीष चाहिए, ओछे मंच नहीं। ओछे मंच नहीं, क्या बात है। मंचों यही की यही आवश्यकता बिल्कुल है, हाँ, मंच, लेकिन मंचों का एक स्तर होना चाहिए। तब मैं कहता हूँ बिल्कुल। कि हमको तो लिखना आता है, दिखना रंच नहीं। बस थोड़ा हुँ, आशीष चाहिए, ओछे मंच ओछे नहीं। मंच। और आप कवि का आत्मविश्वास देखिए कि अपनी क्षमताओं पर हमको है पूरा विश्वास। ये वो वाला हुँ, विश्वास नहीं है, ये मेरा विश्वास है। अपनी अच्छा। क्षमताओं पर हमको है पूरा विश्वास, और सिर्फ भरोसा है ईश्वर का, नहीं किसी से आस। हुँ, मेरी उनकी ठनी हुई है, कोई पंच नहीं। बस क्या थोड़ा बात है। आशीष चाहिए, ओछे मंच नहीं। ओछे कवि में मंच। इतना स्वाभिमान होना चाहिए कि वो ईश्वर से भी टकराने की हिम्मत कर सके। तो कवि भी क्रिएटर होता है और भगवान भी क्रिएटर होता है। दोनों ब्रह्मा है। कुछ क्षण के जब कवि रचनाकार होता है तो वो भी ब्रह्मा होता है। तो ब्रह्म से ब्रह्म की वार्ता हो रही, तब मैं कहता हूँ अपनी क्षमताओं पर हमको है पूरा विश्वास, सिर्फ भरोसा है ईश्वर का, नहीं किसी से आस। मेरी उनकी ठनी हुई है, कोई पंच नहीं। बस थोड़ा आशीष चाहिए, ओछे मंच नहीं। और बिल्कुल। जब आप ऐसी बात ऐसी उद्घोषणा करते हैं, तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और तब मैं कहता हूँ कि हमें तोड़ने को बौने हैं सारे एक हुए, हमें तोड़ने को बौने हैं सारे एक हुए, वही कुचलने हमें चले हैं जिनके पैर छुए। मन आहत स्तब्ध मौन, पर हुँ, विस्मय रंच नहीं। बस थोड़ा हुँ, आशीष चाहिए, ओछे मंच ओछे नहीं। मंच। और जब आप में आत्मविश्वास होता है, तो आप कह सकते हैं कि लाक्षाग्रहों में आग लगाई, हुँ, लाक्षाग्रहों में आग लगाई, चक्र भी हुतोड़े,
बिल्कुल। लाक्षागृहों में आग लगाई चक्रव्यूह तोड़े, षड्यंत्री धाराओं के रुख बहुत बार मोड़े। आते हुँ, हैं, आते हैं, पर रुचते हमको तनिक प्रपंच नहीं। बस थोड़ा बिल्कुल। आशीष चाहिए, ओछे मंच नहीं। अच्छे बस मंच थोड़ा नहीं। आशीष चाहिए, ओछे मंच नहीं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी इस छोटी-सी कविता में वो सारी बातें, सारी बिल्कुल, रचनाएँ कह दी, जो एक ईमानदार रचनाकार की, आपकी, मेरी और हमारे साथ जुड़े हुए तमाम रचनाकार हैं, उनके मन की पीड़ा है, जो शायद मैं शब्द सही में बात है। सब कुछ। सही बात है प्रतीक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बस थोड़ा आशीष चाहिए, थोड़े मंच नहीं। मैं तो ये समझती हूँ कि जो लेखपाल वाली जो कवित्रियाँ हैं, जो कवि हैं, वो थोड़े दिनों के लिए मेरे ख़्याल से अगर थोड़े दिनों के लिए ही रह सकते हैं। लेकिन लेकिन उनका जो विरोध तो कविता करना पड़ेगा, अगर विरोध नहीं करेंगे तो ये अमर बैल को ही लोग जो है शाश्वत बैल समझने लगेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो कहते हैं ना कि आप अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उसको उसको आपको भुगतना भी पड़ता है। तो ईश्वर का जो हम भले ही न्याय ना कर पाएँ, हम भले ही कुछ ना कर पाएँ, लेकिन जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो बिल्कुल। उसका उसकी लाठी में आवाज़ नहीं आएगी, वो सीधे-सीधे हम प्रार्थना करें या तो सद्बुद्धि उनको मिल जाए, क्योंकि साहित्य की बात है। हम जब संजीदा लेखकों को जब हम पढ़ते हैं, जब हम अपने पुराने अपने कवियों को, अपने साहित्यकारों को पढ़ते हैं, तो आज के समय को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कविता का पतन जो इस समय हो रहा है, वो मेरे ख्याल से कभी भी पहले कभी नहीं हुआ होगा, जितना मुझे कविता का का एक पतन मंचों ने किया है। अब आप देखिए ना, हर कवि आजकल दुबई क्यों जाना चाहता है? पहले तो फिल्म हाँ, स्टार दुबई जाना चाहते थे। बिल्कुल। आखिर दुबई में क्या है? दुबई ये नाविक केंद्र कवियों का दुबई में क्यों हो गया है? तो दुबई जाने के हुँ, लिए कवि और कवयित्रियाँ जो समझौते करते हैं, किसी छिपे हुए नहीं है। दुबई तो काले धन का केंद्र है, देश हाँ, विरोधियों का केंद्र है। तो क्या हुँ, ये सारे कवि कहीं उस ब्लैक मनी के सप्लायर तो नहीं है? ब्लैक मनी को परिशोधन करने के जो है यंत्र तो नहीं बन गए? इसकी भी जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आखिर जिस कवि को मोहल्ले में नहीं जानता है, वो सीधा दुबई जाने चला जाता है किसी जो ये बात माफिया सच में कवियों का माफिया स्थल में जाकर के। जो हाँ, कवियत्री जो 500 रुपए में नहीं बुलाई जा रही थी, हवाई जहाज में एकदम से कैसे उड़ने लगी? इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो जो है अब इस मंच के माध्यम से भी कहूंगा कि अगर मेरी बात एजेंसियों तक पहुंच रही है, तो इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि हुँ, आज हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, बातें बहुत दूर तक जाती हैं और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों की औकात जो मोहल्ले में जो है पहचाने जाने की नहीं है, जिन्हें अपने बगल वाला व्यक्ति नहीं जानता, वो हवाई यात्राएं कर रहा है कुछ ही दिनों में और दुबई की यात्राएं कर रहा है और 5 स्टार इसमें जी रहा है, जबकि रचना के नाम पर उसकी 2 पंक्तियां भी अपनी नहीं है, जो पढ़ रहा है वो भी चोरी की रचनाएं हैं। आखिर ये कौन सा प्रक्रिया है, कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम को तोड़े जाना जरूरी है। बात सिर्फ हुँ, कविता की नहीं है, कहीं ना कहीं देश के प्रति मुझे लगता है कुछ षड्यंत्र भी इसके मूल में है। जिस तरीके से फ्लॉप फिल्में हिट बना करके ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, क्या इन बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में, दुबई मार्का कवि सम्मेलनों के पीछे वो तंत्र तो नहीं है? इसकी भी जांच हुँ, होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत गंभीर विषय है, मुझे तो अभी पता चला कि इस तरह का भी काला धन भी इस तरह से हो सकता है क्या आप इसमें? सोचिए, आप तमाम ऐसे कवियों को जानती हैं जिनकी रचनाएं किस स्तर की हैं, और वो बिल्कुल, अपना स्टेटस डालता है, आज फलानी हवाई यात्रा में, कल फलानी हवाई यात्रा में, आज सही दुबई में, आज मस्कट में, परसों दोहा में, कतर में। आज फिर ऐसा कौन सा उसके जीवन में एकदम से किसी माफिया के पैर छूते ही भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो गया कि सीधे हवाई यात्राओं में और विदेशों में घूमने लगा? हुँ, तो ये इसमें जांच तो होनी चाहिए ना जाँच कि होनी ऐसा चाहिए। क्या हो गया उसके अंदर। हुँ, और कोई रचनाकार 20 से 25 वर्ष की साधना के बाद वहां जाता है किसी बड़े श्रेष्ठ कवि सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय इसमें, तो समझ में आता है। लेकिन कोई लगातार एकदम से कल उदित हुआ और आज ही घूम रहा है विदेशों में, रचना उसकी वही है, तो 500 रुपए में पढ़ रहा था या फ्री पढ़ रहा था। तो वो कौन से कारक है जो एकदम से इतनी लंबी छलांग लगाई है? जैसे कि हुँ, ये चिंता का विषय है, और ये चिंता सिर्फ कवियों की नहीं, देश की एजेंसियों को भी होनी चाहिए। हुँ। क्योंकि साहित्य की तरफ मुझे लगता है कि किसी का ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि साहित्य को बहुत ही ये मंचों पर मंच के पीछे जो भी चीजें हो रही हैं वो मेरे ख्याल जिस से तरीके जन से सामान्य वंदना को जी नहीं, आर्केस्ट्रा, जन वंदना सामान्य जी, को मैं बहुत एक जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिस तरीके से ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से कबूतरबाजी का एक षड्यंत्र चला करता था, जिसमें दलेर मेहंदी जैसे बड़े नाम कभी पकड़ाई आए थे, हम्म, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आए दिन विदेशों में जो कवि सम्मेलन और मुशायरे आयोजित हो रहे हैं और बहुत ही ऐसे लोग उनमें जा रहे हैं जिनकी कोई पहचान ही नहीं है, तो हम्म, कहीं इसमें तो कबूतरबाजी वाला एंगल तो नहीं है?
बहुत हुँ, सारे इसके आयाम हो सकते हैं, हाँ, इन आयामों को खंगालने की आवश्यकता है। और ये एकदम से जो जिसे जिसे 500-700 रुपए नहीं मिल रहे, तब लाखों पेमेंट कैसे हो गई? क्या इस चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल। उनके पास धन मिल रहा है, हमें कोई कुंठा नहीं है। ईश्वर ने मुझे पर्याप्त जो है संसाधन दिए हैं, मेरी दाल रोटी चल रही है। लेकिन एकदम से अगर कोई धन आता है, जैसे मोहल्ले में भी पुलिस कैसे पकड़ती है? पुलिस किसी अपराधी को ऐसे ही तो पकड़ती है कि जब जो है रोज कमाकर रोज खाने वाला व्यक्ति एकदम से मर्सिडीज में घूमने लगता है, तो पुलिस के हुँ, मुखबिर भी बताते हैं कि साहब उसके व्यवहार में कितना अंतर आ गया है, वो आज 5 स्टार जिंदगी जीने लगा है। तो ये जो बिल्कुल ही हटे हाल का भी एकदम 5 स्टार जिंदगी जीने लगे हैं, ये वास्तव में कविता से तो नहीं जी रहे हैं। तो कविता से नहीं आ रहा, तो पैसा उन्हें किस बात का मिल रहा सही बात है। है ना? तो ये इस आयाम को उन लोगों ने सोचा नहीं है, जिससे सोचा जाना चाहिए। ये हुँ, गंभीर विषय है। भगवान न करे कल को कोई कभी जो है किसी ऐसे ड्रग के केस में या किसी और घटिया केस में पकड़ा गया, तो बदनामी तो सारे कवि समाज की होगी। तब कोई ये बिल्कुल, नहीं कहेगा फला कवि था। भले वो चुटकुलेबाज होगा, अगर कवि सम्मेलन के बैनर पर जा रहा है, कहीं न कहीं उसके छींटे आप और मुझ पर भी पड़ेंगे। बिल्कुल, सही बात है। और आजकल तो इस तरह की घटनाएँ भी हैं, इस तरह की घटनाएँ भी हो रही हैं कि शराब और वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, खुलेआम चल रही हैं। मैं शराब तो बहुत सामान्य बात हो गई है, शराब से आगे बहुत कहानी जा चुकी है। अब बिल्कुल, इस मंच पर, इस माध्यम में मैं बहुत जितना स्पष्टता से बोल सकता था, मैं बोल चुका हूँ। बाकी जो है, जो चिंता जिन्हें है, उन्हें इसे सँभालने की और पड़ताल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अ, सच में बहुत इन सब चीज़ों को जब सुनते हैं, देखते हैं तो लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? हम कविता लिख देते हैं, उसमें कमेंट्स भी आ जाती हैं, वाह-वाह आ जाती हैं, लेकिन हम समाज के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो जो गंदगी है ना, हम उसको साफ ही नहीं कर पा रहे हैं। हर कवि अपनी आत्म प्रशंसा में इतना लीन है कि बहुत सारी चीज़ें देखते हुए भी हम चुप पड़ जाते हैं। और यही यही जो चुप्पी है ना, वो उन लोगों को बल देती है। अगर सच में कोई इस तरह का नियम हो, कोई इस तरह का एजेंसी हो जो इन चीज़ों पर गौर कर सके कि इस तरह पैसा कैसे आ रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें परतें खुलेंगी और बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से असहनीय भी हो जाएँगी, जो आगे चल के साहित्य को मेरे ख्याल से बदनाम भी कर सकती हैं। और जो कर रहे हैं उन लोगों को, उनकी आत्मा को मेरे ख्याल से अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, देखना चाहिए कि वंदना ईश्वर जी भी है। वंदना जी, उसमें उसमें क्या है कि मैंने बहुत प्रारंभ में ही कहा, वार्ता के प्रारंभ में ही कहा कि या तो वो रचनाकार हैं नहीं, कभी रचनाकार रहे थे। उन्होंने आज से 20 साल पहले अगर कोई 4 पंक्तियाँ लिखी थी, कोई गीत लिखा था, तब वो रचनाकार थे। अब तो वो जिसकी भी अच्छी रचना मिल जाती है, वो उनकी हो जाती है। तो वो रचनाकार नहीं, वो चोर बन चुके हैं। तो चोर बिल्कुल। की कोई अपनी नैतिकता नहीं होती, तो उसे केवल नैतिक अपेक्षा करना ठीक भी नहीं है। मेरा तो इतना विनम्र निवेदन आपके मंच के माध्यम से है कि जिस भी रचनाकार की रचना पर डकैती पड़ती है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी रचना चोरी हुई है, बल्कि कविता के हित के लिए और सम्मेलन को बचाए रखने के लिए वो जिस भी स्तर पर है, विरोध तो करे। बिल्कुल। मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ, वो अपने प्रमाण सहित अगर वो भेजता है मेरे पास अपनी कोई रचना और खुद उसे सामने आने की दम है, तो मैं छापूंगा उसके लिए। साहित्य हुँ, सत्ता हमेशा तैयार है उसकी आवाज को जो है प्लेटफॉर्म देने के लिए। लेकिन उस रचनाकार को स्वयं एक बार तो आना पड़ेगा। मैं बताऊं आपको, एक देश के बड़े गीतकार थे, अब वो है नहीं, कीर्ति श्रेष्ठ कन्हैया लाल वाजपेयी जी। उनकी कविता कुमार विश्वास ने जो है वहाँ उनका एक गीत पढ़ा, सोने के हिरन नहीं होते। अब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक गीत जो है, सोने के हिरन नहीं होते, देश के 4-5 बड़े गीत कवियों ने पढ़ रखा है। जी। मूल गीत कन्हैया लाल वाजपेयी जी का। कन्हैया लाल वाजपेयी जी ने तमाम लोगों से संपर्क किया, बल्कि उन्होंने जब कुमार विश्वास इलेक्शन लड़ रहे थे अमेठी में, तो उन दिनों ये कानपुर भी गए, तो ये मंच पे पढ़ते उन्होंने पकड़ लिया था और मंच से कहा, तो उन्होंने बहुत क्षमा क्षमा मांगी। हुँ, मंच पर शांति साहब गलत मैंने पढ़ दिया परफॉर्मेंस के दबाव में, और आगे से कन्हैया लाल जी ने इन्हें नोटिस भेजा, लेकिन वो इतने जो है दबाव में आ गए तमाम तरह से, वो नोटिस सर्व नहीं करा पाए। उन्होंने मुझे भी संपर्क किया और अजय मिश्र दबंग जी को भी संपर्क किया, मतलब जी। हुँ,
तो हमने उनसे कहा कि आप नोटिस की प्रति मुझे उपलब्ध कराइए और आप कोर्ट में खड़े होकर कहने की दम रखिए। तो वो इतना भयभीत हो गए थे, उनको जवाब हम्म। पड़ा कि वो नोटिस तो उन्होंने भेज दिया, लेकिन वो स्वयं सामने आने में डरते रहे और डरते जीवन रहे। भर यही शिकायत करते रहे कि साहब मेरा गीत चोरी से पढ़ता है, लेकिन सामने नहीं आया और यही सोचते हुए कहते हुए दिवंगत। मैंने इस बात को लिखा, फेसबुक पे हम्म। लिखा, ऑन द रिकॉर्ड लिखा, ऑन द रिकॉर्ड कहा और आज भी कह रहा हूँ, जी बिल्कुल। दोनों का नाम लेकर के कह रहा हूँ। और गूगल सर्च करिए, सोने के गीत नहीं होते, आप सर्च कर लेंगे तो 3-4 लोगों के वीडियो मिल जाएंगे जो उस कविता को पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक एक कुमार विश्वास ही नहीं, कई लोग पढ़ते हाँ हुए मिल जी, जाएंगे। देखा हमने। लेकिन कन्हैयालाल वाजपेयी के नाम से वो उपलब्ध है, छपा हुआ है, प्रकाशित है। अब कन्हैयालाल वाजपेयी जब स्वयं नहीं पूरी तरीके से खड़े हो पाए तो कोई अरविंद पथिक की अजय दबंग या कोई वंदना चौधरी कैसे इस लड़ाई को लड़ेगा। बिल्कुल सच बात। तो संकट ये है कि जिसकी संतान है पहले उसके लिए स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, और वो नहीं खड़ा होता है तो अपने साथ ही अन्याय नहीं कर रहा है, कविता के साथ ही अन्याय कर रहा है, इन चोरों को हौसला दे रहा है। सही बाद बात। में कह देते हैं हमने संचालन में पढ़ा था, अगर अच्छी पंक्ति के संचालन में आप किसी की पढ़ रहे हैं तो उसका नाम लीजिए। एक अगर आप कानून की बात करें तो प्रस्तुतिकरण का भी एक जो है कानून है, परफॉर्मेंस एक्ट भी है, उसमें भी आप कितने सेकंड तक आप किसी की रचना पढ़ सकते हैं और उससे आप कोई धन कमा रहे हैं तो उसे आपको उसका बिल्कुल, भुगतान करना पड़ेगा। बिल्कुल, केवल बिल्कुल। नाम लेना पर्याप्त नहीं है, उसका आपको हुँ, पारिश्रमिक भी देना पड़ेगा, रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। सही बात। लेकिन रचनाकार सोचता है कि मैं कोर्ट कचहरी करूंगा या जो है अपना रचना कर्म करूंगा, और रचनाकार किसी मजबूरी का फायदा जो है चोर उठा रहे हैं। ये सोचते हैं ये तो कुंठित लोग हैं जो लोग ये हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं, हम तो 5 स्टार की जिंदगी जी रहे हैं, हम तो हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, तो तमाम छुट हुँ, भैया रखे हुए हैं जो कभी भी अनुग्रह प्राप्त करने के लिए फेसबुक के माध्यम से कहीं भी आ जाते हैं। तो मेरे जैसे ईमानदार लोगों को, आप जैसे ईमानदार लोगों को जो है हास्य का विषय बनाने का प्रयास करें, इतिहास से दर्ज करेगा कि हमने इसका पुरजोर विरोध किया था। तो कल को एक सम्मेलन संस्थान नष्ट होगा तभी से इसको रेखांकित किया जाएगा। कुछ लोग थे उन्होंने चीख चीख कर कहा था नष्ट हो जाएगा, जैसे नौटंकी नष्ट हो गई। और मुझे संतोष है कि मेरी गिनती विरोध करने वालों में होगी, चापलूसों में नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा पथिक जी, बिल्कुल। चूँकि जब तक जो भुगत रहा है वो वही आवाज़ नहीं उठाएगा तो उसका साथ कौन देगा? ये भी बड़ी बात है। और झूठ का साथ देना भी गलत है और चुप पहले कहा रहना जाता भी। झूठ के पैर नहीं होते, पहले कहा जाता था झूठ के पैर नहीं होते, झूठ तो हवाई जहाज में उड़ रहा है, जहाज में उड़ रहे हैं। सही झूठ बात जमीन है। पैर रखा हो रहा है, झूठ तो हवाई हवा में है। हवाई जहाज में उड़ रहा है। सच में बहुत गंभीर विषय है और बहुत सारी चीजें हमें हो सकता है कि बहुत सारी चीजें पता भी ना हो इस विषय में। पता नहीं अभी क्या-क्या चल भी रहा होगा, हो सकता है हमको पता भी ना बिल्कुल। हो। अनभिज्ञ हैं हम बहुत सारी चीज़ों से, तथ्यों से। पतिक जी मैं सच बता रही हूँ क्योंकि साहित्य में मैं अभी 2 साल पहले मैं गोवा में थी और गोवा में लेखन तो मेरा बचपन से है, लेकिन इन सभी चीज़ों से साहित्यिक परिवार से जब मैं जुड़ी तो जब मैं परिवार से यहाँ से जुड़ी किसी भी साहित्य के पटल से तो मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि साहित्यकार होना, कवि होना मतलब एक बहुत सम्मान की बात है। मैं मतलब माँ सरस्वती ने कृपा दी है, हम लिख पा रहे हैं। और जब इतने बड़े-बड़े चेहरों को जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि हाँ, मैंने आज उनको देखा। इस तरह से पता नहीं कौन सी दुनिया थी, कहते हैं कल्पना, एक कल्पनाशील एक दुनिया थी जो मेरे ख्याल से जो बाहर के लोग होंगे, जो साहित्य परिवार से बाहर के लोग होंगे, वो भी समझते होंगे कि साहित्यकार का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सम्माननीय है। लेकिन अगर अंदर जब हम घर में अब चीजों को देखते हैं और जब मैं दिल्ली में आई, मैं सच बता रही हूँ, मुझे मुझे कपकपाहट होने लगी। मुझे इतना मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं जब बातें सुन रही थी ना इस साहित्य की कि ये होता है, ये होता है, तो मुझे एक तरीके से एक समय के लिए घिन आने लग गई थी कि मैं अपने नाम के आगे कवित्री लगाऊं या नहीं लगाऊं, मैं मंचों पे जाऊं या नहीं जाऊं। मुझे अपने अंदर से मतलब मुझे बहुत घृणा होनी थी। लेकिन बिल्कुल। एक मेरे वरिष्ठ साहित्य मेरे
सम्माननीय है। उन्होंने कहा कि वंदना देखो, हर क्षेत्र में कमियां होती हैं, हर क्षेत्र में गंदे लोग होते हैं, लेकिन आप अपनी कला को अगर आप इस तरह से भाव से देखोगी तो माँ सरस्वती का अपमान हो जाएगा। माँ सरस्वती ने जो आपको दिया है, आप अपनी सच्चाई पर चलो, आप अपने अपने पथ पर चलो। आप ये मत देखो कि किसी ने क्या कर रहे हैं, लेकिन आप अपना ये करो कि हाँ, जितना आपसे हो सके सच्चाई आप अपना लिख सको, जितना आप अपना कर सको ईमानदारी से और स्वाभिमान के साथ। ईमानदारी और स्वाभिमान एक लेखक की सबसे बड़ी ताकत है। अगर अगर वो आपने अब बेच दी, वो आपने खत्म कर दी, तो फिर आप कहीं के मतलब आप भले ही पैसा कमा लोगे, भले ही धन कमा लोगे, लेकिन वो इज्जत नहीं कमा पाओगे। तो फिर मैंने सोचा मेरी कि सच में, और बिल्कुल। जब आप जैसे लोगों को देखा, अजय मिश्र दबंग जी को, और आप जो इस क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, तो सच में संबल मिलता है कि कोई तो है जो इस चीज को आगे रोकने की कोशिश करता है। और एक समय जरूर आएगा पथिक जी, मैं सच में अपने सच्चे मन से कहती हूँ कि एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जो कहते हैं ना कि जो गंदी गंदी जो काई है वो सब हट जाएगी, सब हट जाएगी, और कविता फिर से एक निखर कर आएगी, और कविता की चमक, कविता की साहित्य की चमक फिर से एक उस मंच पर परिलक्षित होगी और चमकेगी। अपने 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 स्वाभिमान को लेकर कविता फिर से आगे बढ़ेगी। क्योंकि हर एक समय होता है जब बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो जाती हैं, लेकिन कहते हैं एक आवाज उठाने वाला बहुत सारे लोगों के कानों को खोल देता है। तो आवाज तो आपने उठाई है और ये दूर तक जाएगी। इसी तरह की जो चर्चाएं होती एक हैं, बात और एक हाँ, बात इस और तरह की जोड़ना जो चाहूंगा। चर्चाएं होती है ना फतिक जी, वो चार कानों में अगर पड़ती है ना, तो वो सोचने के लिए इंसान जरूर सोचता है कि ये सच बात है, लेकिन बस आवाज उठानी आनी चाहिए। और मैं आपका सच में बहुत अभिनंदन करती हूँ पथिक जी, कि आप जिस पथ पर चल रहे हो वो हमेशा आप इसी पथ पर आगे चलिए। मेरी एक कविता थी जो कि जी जी। बहुत पहले लिखी थी मैंने, मुझे नहीं पता था कि ये कविता आज आपको सुनाऊंगी। तो कितनी मतलब बिल्कुल लगेगा कि हाँ, जैसे कि आपके लिए ही लिखी गई है। अरे थैंक यू। कविता में थोड़े बहुत दोष हैं, क्योंकि तब मैं उतना सही से नहीं लिख पाती थी। मैं कविता आपको आपको ही समर्पित करती हूँ, क्योंकि इसमें आपका ही नाम है। सुनिएगा जी कि हे पथिक जरा संभल कर चल। ये कम जी। से कम 10-12 साल पुरानी कविता है मेरी। हे पथिक जरा संभल कर चल, कठिनाई बहुत है राहों में, तू दृढ़ प्रण कर ले मन में, आएगी सफलता बाहों में। तू दृढ़ क्या बात प्रण कर ले मन में, आएगी सफलता बाहों में। और तू चल, औरों को ले चल, तू चल वाह औरों को ले चल, कर मेहनत तू हर क्षण प्रतिपल, मंजिल वाह कितनी भी दूर सही, तू रख अपने संकल्प अटल। वाह। ये 8 पहर की राह नहीं, ये 8 हम्म। पहर की राह नहीं, जो मंजिल जो मिल जाएगी, यह तो तप है उस मेहनत का, जो जीत जो जीत तुझे दिलवाएगी। मतलब ये 8 क्या पहर बात। की राह नहीं, जो सही बात। मंजिल यूं मिल जाएगी, यह तो तप है इस मेहनत का, जो जीत तुझे दिलवाएगी। और क्या बात। आसान नहीं होती राहें, गर मंजिल सपनों की पानी है, कभी गुम हो क्या जाता है बचपन, ढल जाती कभी जवानी है। और क्या बात। तू बस खामोशी से बढ़ता जा, हर गम हर तिरस्कार को जो फल मिले उससे चखता जा, पर हिम्मत ना हारना, पैरों में गर छाले भी पड़े, मंजिल की सीढ़ी है ये, तू बस जीवन पथ पर बढ़ता जा। हे पथिक राह को गढ़ता जा, हे पथिक राह को गढ़ता क्या बात। जा। वाह तो वाह। बहुत इसमें प्यारा। कई सारी अभी अशुद्धियां हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले लिखी थी, इसका तब जो मुझे इतना भाव नहीं। है उस भाव को ग्रहण करने की आवश्यकता है। जी, भाव मुझे को लगता है ग्रहण कि बहुत करने की बात यही है कि लगता है कि ये कविता आपके लिए लिखी गई है। जो आप जिस आज पथ पर चल रहे हो। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी लोगों का जो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राघव दुबे जी, डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शिनी जी, और आर के निगम जी। बहुत सारी कमेंट आ रही है, एक मिनट में पढ़ लेती हूँ। रवि प्रकाश जी, सुनीता शानू जी, अजय दबंग जी, अशोक धाना जी, आर के निगम, सुनील कुमार उपाध्याय जी, बहुत सारे लोग हैं, रमेश चंद्र जी,
सभी लोग आप सच में इस वार्ता को समझ रहे हैं, उन्होंने समझा है इस वार्ता को कि सच में ये बहुत विचारणीय वार्ता है और विचारणीय तथ्य है इस वार्ता में, जो सभी को गौर करना चाहिए इन चीजों पर। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ प्रतीक जी, आपने जो हमें समय दिया और इतनी सारी बातें बताई। एक और जिस एक छोटी सी बात कह करके मैं भी इस वार्ता को वही हाँ हाँ, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहुंचाना चाहती हूँ। जो आपने बात ग्लैमर की कही, जब आप मंचों पे आई तो कविता और कविता का ग्लैमर आपकी नजर में था, तो मुझे अमिताभ बच्चन जी का एक इंटरव्यू याद आता है। उसमें उनसे किसी ने कहा कि साहब आप सदी के महानायक हैं और आपका बड़ा ग्लैमर है। तो अमिताभ हाँ बच्चन ने कहा मेरा ग्लैमर नहीं है, ग्लैमर तो मेरे पिताजी का होता था। मैंने वो दौर देखा है, अमिताभ जी के शब्द है, मैंने वो दौर देखा है जब कवियों की पूजा होती। किसी भी फिल्मी नायक को वो ग्लैमर हासिल ही नहीं हो सकता जो एक युग में कवि को हासिल था, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर और जो है हरिवंश राय बच्चन जी का जो ग्लैमर था, इवन गोपाल प्रसाद नीरज जी का जो ग्लैमर तो मैंने खुद देखा है। यहाँ श्री राम कवि सम्मेलन में जिस तरीके से ऑटोग्राफ लेने के लंबी लाइन अभी आज से 20 साल पहले मैंने लगी हुई देखी है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य क्षेत्र के किसी नायक का वो ग्लैमर हो सकता। मैं जब मंचों पे आया तो एक वक्त ऐसा भी था, मैंने शहरयार से लेकर के और बशीर बद्र तक के साथ मंच शेयर किए, और इधर आप गोपाल प्रसाद व्यास से लेकर के और जो हिंदी कविता के बड़े बड़े नाम है आज के, इन सबके साथ मंच शेयर किए, चाहे संतोषानंद हो या सबके साथ। तो उस समय मुझे भी लगता था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इन देवताओं के सानिध्य में मुझे बैठने का अवसर मिला है। व्यक्तिगत कमजोरियां किसी की भी हो सकती हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं कविता के प्रति तो ईमानदार थे, कविता की तो साधना थी, और साधना का ही सम्मान था, साधना का ही ग्लैमर था। लेकिन बिल्कुल। आज के कवियों का जो ग्लैमर है वो मार्केटिंग का ग्लैमर है, इसलिए उसके प्रति बहुत आकर्षण भी नहीं है, क्योंकि बाजार और बाजारवाद बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। बाजार के नायक बड़े क्षणिक हुआ करते हैं। कल को बाजार में जैसे ही आपका जो है मार्केट वैल्यू गिरेगी, तो जैसे सेंसेक्स गिरता है और एक साथ ही सारी संपदा लेकर के चला जाता है। आज जो वहाँ फोर्स की सूची में नंबर 1 है, तो पता चला कि एक दो दिन में ही सेंसेक्स लुढ़कने के साथ सूची से बाहर हो जाता है। तो ऐसे ही लगता है कि इन जो आज के जुगनू है कविता के, ऐसे ही गायब हो जाएंगे। जैसे जब जो है सच्चाई का ताप, सच्चाई का सूरज निकलेगा, जैसे ओस उड़ जाती है, वैसे ये भी उड़ जाएंगे। और कविता शाश्वत होती है। बाबा तुलसी की कविता 500 वर्ष से प्रासंगिक है और अगले 500 वर्षों तक भी प्रासंगिक रहेगी। तो जो रचेगा वो बचेगा, ये मुझे आश्वस्त है। लेकिन इसमें बचेगा वही जो इस रचे के लिए लड़ेगा, जो मुखर होगा। अगर आप मुखर नहीं होंगे, आप अपनी कविता, अगर आप कवि हैं और आपके व्यक्तित्व में, कृतित्व में, रचना कर्म में कहीं ईमानदारी नहीं है, तो आप बचेंगे ना आपका सृजन कर्म बचेगा। इसलिए अपने प्रति, समाज के प्रति और कविता के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है, और ईमानदार व्यक्ति को नष्ट करना आसान नहीं होता। इसी विश्वास के साथ कम से कम मैं और मेरे साथी लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं यही एक कारण था जो आपने आज इस महत्वपूर्ण मंच पर मुझे आमंत्रित किया है, और मुझे लगता है कि मैं अपनी बात इस हद तक कहने में सफल रहा। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी, हम चाहते हैं कि इस तरह के मंच और बने जो कविता की सार्थकता को और कविता की सच्चाई को भी रखें, बेबाक तरीके से रखें, क्योंकि हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, क्योंकि सच्चाई तो हम लोगों को ही पता है। जो परिवार के अंदर के लोग होते हैं उन्हीं को पता होती है परिवार के अन्य लोगों का स्वभाव कैसा है। और ये जो चर्चा रही, मैं समझती हूँ कि सार्थक रही, और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, कृपया सबसे निवेदन है कि इस वार्ता को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये कई लोगों में आप प्रसारित हो और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम गलत नहीं है, हमने किसी भी कोई भी तरह का कोई बात नहीं, क्योंकि सच कहने में किसी को डर नहीं लगना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके इस बात को शेयर कीजिए। और प्रतीक जी, बस कुछ पंक्तियों के माध्यम से इस कार्यक्रम का मैं कहती हूँ कि अंत तो नहीं कहूंगी, कहते हैं कि अगला और आगे हम प्रयास करेंगे और इस तरह के साहित्यकारों को आगे सामने लाने का, कि जो इसी तरीके से हर क्षेत्र की अच्छाइयों को, बुराइयों को सही तरीके से सामने रखें, क्योंकि यही हमारा धर्म है।
सिर्फ मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो इन पंक्तियों को यदि आप अपने हृदय में रखेंगे तो आप रचना कभी भी आप अपने पथ से आप डिग नहीं सकते हैं। और कुछ पंक्तियां देती हूँ कि सत्य को तम कब तलक आगोश में अपने रखेगा, सत्य को तम कब तलक आगोश में अपने रखेगा, एक दिन सच का उजाला चीर तम को फिर उगेगा, शूल जो तेरे पगों में है चुभोए जो उन्होंने, न्याय के दिन कंटकों को वो स्वयं तब ही चुनेगा। आपके पथ में जो कंटक चुभोए हैं वो न्याय वाले दिन आपके पैरों में से खुद ही कांटे निकालेंगे। ये शूल जो तेरे पगों में है चुभोए जो उन्होंने, न्याय के दिन कंटकों को वो स्वयं ही तब चुगेगा। आप बस कुछ धैर्य धारो, ईश पर विश्वास है ना, आप बस कुछ धैर्य धारो, ईश पर विश्वास है ना, वो सही निर्णय करेगा आपको यह आस है ना, लाख तूफानों बसी हो नाव तेरी फिक्र ना कर, तारने वाला खिवैया राम तेरे पास है ना। तो हम सभी के पास प्रभु श्री राम की शक्ति है, प्रभु श्री राम का बल है। तो हम समझते हैं कि जिसका निर्णय कोई नहीं कर सकता उसका निर्णय ईश्वर करता है। और इसी आस के साथ कि हम फिर से कभी और किसी परिप्रेक्ष्य में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि आपका जो सफर है वो और आगे चलने वाला है। और हम साहित्य सप्तक के माध्यम से जितने भी मौलिक रचनाकार हैं वो अपनी रचनाएं यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि जो पत्रिका है, इस पत्रिका की जो रचना है और उस पत्रिका की जो कहते हैं ना कि पेजों की जो क्वालिटी है, आपको लगेगा कि आप सच में कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अरविंद जी से संपर्क कर सकते हैं एक अच्छी मौलिक पत्रिका के लिए, साहित्य सप्तक। और इस सुंदर कार्यक्रम की बहुत बहुत आपको बधाई पथिक जी, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी का, जितने भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। सभी को प्रणाम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। अंत में मेरे शहर के बड़े मशहूर कवि हैं दामोदर सिंह विद्रोही जी, दामोदर सिंह विद्रोही जी, उनका एक पुस्तक है, इसके साथ मैं आज विदा लेता हूँ आपके दर्शकों से, कि मैं लिख न सका कुछ भी विशालों के वास्ते, विशाला संग्रह है, मैं लिख न सका कुछ भी विशालों के वास्ते, उत्तर न बन सका हूँ सवालों के वास्ते, जब से यह रात छाएगी मुल्क पर मेरी तलाश होगी उजालों के वास्ते। क्या बात है। तो आपके सभी श्रोताओं को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, जो मित्र मेरे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है आज की दौड़ती भागती जिंदगी में, और संडे की शाम बहुत कीमती होती है, समय दिया है। मुझे लगता है आप सब जागृत लोग हैं, आपकी चेतना जागृत है, आपकी इस जागृति को, जागृत चेतना को प्रणाम करता हूँ। सब दुनिया परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे अपनी बात कहने का आपने एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। आगे भी आपका कृपा और स्नेह मुझ पर बना रहेगा। आपका भी बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। सभी का अभिनंदन।